गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज आगे का हम लोग प्रोसीड करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आगे का हमारा था स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी किस पर निर्भर करेगी? आपका एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। देखिए फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी के लिए नंबर ऑफ सिग्मा हाइड्रोजन को देखना रहेगा यहाँ पर। आज देखो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सिग्मा हाइड्रोजन या फिर रेजोनेंस। ठीक है, अगर रेजोनेंस है तो रेजोनेंस देखोगे, और अगर आपका ये अल्फा, सॉरी नॉट सिग्मा, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, फिर अगर आप कंपेयर करते हो स्टेबिलिटी ऑर्डर की, तो यहाँ पर देखो ये क्या है आपका, ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पर ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। इसके बाद यहाँ पर अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर बात आ जाएगी रेजोनेंस की। रेजोनेंस यहाँ पर कैसे होगा, कैसे होगा रेजोनेंस? ये यहाँ चला जाएगा और यहाँ का ये जो है ये ऐसे हो जाएगा। रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर दोनों कंडीशन आ गई। किस चीज़ की कंडीशन आ गई? ये तीनों क्या है एग्जाम्पल्स आपके फ्री रेडिकल का ही एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पर क्या चीज़ आ गई? रेजोनेंस भी आ गया और क्या आ गया? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी आ गए। ठीक है, तो जहाँ पर रेजोनेंस आ गया तो उसको आपको सबसे पहले क्या करना है? प्रायोरिटी पे देना है, यानी थर्ड नंबर वाला मैक्सिमम स्टेबल होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? आपकी थर्ड वाले फ्री रेडिकल की होगी। उसके बाद जब हम बात करते हैं अल्फा हाइड्रोजन की, तो उसकी हम संख्या देखते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे। ये आपका अल्फा कार्बन है ना। ये इस अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? देखिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पर 2 अल्फा है, 2 अल्फा कार्बन, यानी कि 3 ये आपका हाइड्रोजन और 3 ये हो गए, यानी कि आपके कितने हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, दैट मीन्स कि वो ज़्यादा आपका क्या होगा? स्टेबल होगा। तो फिर उसके बाद थर्ड के बाद सेकंड वाली स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी, है ना, और सबसे कम किसकी होगी? फर्स्ट वाले की, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। याद रखिएगा फ्री रेडिकल का जब स्टेबिलिटी देखते हैं, दो चीज़ों, अगर इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हैं, रेजोनेंस भी आ रहा है और आपका क्या आ रहा है? अल्फा हाइड्रोजन्स भी आ रहे हैं, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? रेजोनेंस को देंगे। रेजोनेंस को हम नंबर 1 स्टेबिलिटी पे रख दिए। उसके बाद जिसके पास ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो आएगा, और जो सबसे कम होगा वो सबसे लास्ट में जाएगा स्टेबिलिटी में। ठीक है, उसके बाद देखो इसी तरह से यहाँ पर देखो और एग्जाम्पल्स को देखिए। यहाँ पर देखिए क्या है, ये 3 डिग्री है ना। यहाँ पर क्या है आपका, पहले डिग्री देख लो, है ना। 3 डिग्री है, यहाँ पर 2 डिग्री है, यहाँ पर अगेन 3 डिग्री है ना, एंड अगेन यहाँ पर क्या है आपका 2 डिग्री है। अब बात आती है यहाँ पर क्या होगा? देखो रेजोनेंस होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका ये फ्री इलेक्ट्रॉन और एक आपका क्या है? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? रेजोनेंस भी होगा। ठीक है, और साथ में अल्फा हाइड्रोजन भी है इसके पास। ठीक है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 2 चीज़ें आ गई, रेजोनेंस भी आ गया और अल्फा हाइड्रोजन भी आ गया इस कंडीशन में। यहाँ पर देखो क्या होगा, रेजोनेंस तो हो रहा है, रेजोनेंस नो डाउट हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे होगा फिर ये ऐसे होगा, है ना। रेजोनेंस तो यहाँ पर भी है, ठीक, लेकिन अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करते तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है आपके? कम है ना। यहाँ पर कितना था? यहाँ पर ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन था, यहाँ पर क्या है आपका? कम है। ठीक, उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ तो कोई रेजोनेंस होगा ही नहीं, क्योंकि ये और ये बहुत दूर है। रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए आपका? अल्टरनेट पोजीशन पे होनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ आपका रेजोनेंस तो है ही नहीं। और बात करते हैं अगर हम अल्फा हाइड्रोजन की, तो यहाँ भी आपका ये अल्फा है, इधर भी अल्फा, इधर भी अल्फा। दैट मीन्स अल्फा हाइड्रोजन तो बहुत ज़्यादा है, अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। हम दोनों कंडीशन लेके चल रहे हैं ना, रेजोनेंस भी और अल्फा हाइड्रोजन की। उसके बाद हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर करेंगे। यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है और अल्फा हाइड्रोजन भी क्या है आपका? कम है। ठीक है, तो अगर आप इन चीज़ों को, इन पूरी चीज़ों को देखते हो, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में हम पूरी कंडीशन को देख लिए कि किसमें रेजोनेंस है, किसमें अल्फा हाइड्रोजन है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बहुत ही इजी हो गया। देखिए ये आपका रेजोनेंस भी कर रहा है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाले में क्या है? रेजोनेंस है, भले कम है अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन रेजोनेंस कर रहा है। तो हमने क्या कहा था? रेजोनेंस को हम क्या करते हैं? प्रायोरिटी देंगे। तो रेजोनेंस है इसलिए ये आएगा सेकंड नंबर पे, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन कम है इसलिए ये सेकंड नंबर पे आएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है? इसका अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है, रेजोनेंस तो दोनों में नहीं है। अगर आप बात करते हो रेजोनेंस की, तो ना रेजोनेंस इसमें है ना इसमें है रेजोनेंस। तो अब आपको क्या देख रहा है? आपको देखना है अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है, इसलिए ये आपका ज़्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। बात समझ में आई? जब दोनों कंडीशन साथ में देखते हो तो पहले रेजोनेंस को रखो। अगर दोनों में रेजोनेंस है, दोनों में रेजोनेंस, जैसे यहाँ पर क्या है? दोनों में रेजोनेंस दिखा रहा है ना, इस स्ट्रक्चर में क्या है?
ये जो स्ट्रक्चर था, इन दोनों में क्या है आपका रेजोनेंस प्रेजेंट है, रेजोनेंस तो कर ही रहा है। अब उसके बाद अब हम क्या देखें, अब हम देख सकते हैं अल्फा हाइड्रोजन, जिसके पास मोर अल्फा हाइड्रोजन रहेगा वो क्या होगा आपका, ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके कंपैरिजन में इसके पास क्या है, लेस अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, प्रायोरिटी देखनी है और फिर कौन सा इफेक्ट डोमिनेंट आपको रखना है वो आपको डिसाइड करना है। रेजोनेंस हमेशा डोमिनेंट रहेगा आपका इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो फिर आप उसी हिसाब से क्या करोगे, इसकी अरेंजमेंट करोगे स्टेबिलिटी की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, बता सकते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कोई बता सकता है क्या? क्या होता है बॉन्ड डिसोसिएशन, यानी कि बॉन्ड को तोड़ने में जो ऊर्जा लगती है उसको हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। याद रखिएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है, जितनी ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रहेगी, स्टेबिलिटी क्या रहेगी, उतनी ही कम रहेगी। इसका मतलब ये होता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होता है वो स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो जितना ज़्यादा आपका फ्री रेडिकल स्टेबल रहेगा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या रहेगी, कम रहेगी। बात समझ में आ रही है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो ऊर्जा है जब हम बॉन्ड को तोड़ने में लगाते हैं। ठीक है, अगर हम उसको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी से कंपेयर करके देखते हैं तो वो क्या रहता है आपका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर किसी भी फ्री रेडिकल का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। देखो, देखिए यहाँ पर हमको कंपेयर करना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो तोड़ेंगे। ठीक है, उसमें कितनी ऊर्जा लग रही है, और ये वाला कार्बन और ये वाला हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ेंगे। ठीक है, जब आप तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद आपको उसका जो प्रोडक्ट होता है आपको उससे पता चलेगा कि स्टेबिलिटी है कि नहीं है। आप ऐसे नहीं बता पाओगे। ठीक है, आपने क्या किया, इसको यहाँ पर क्या कर दिया, तोड़ दिया। इसको तोड़ने के बाद आपका क्या हुआ, यहाँ पर फ्री रेडिकल की बात कर रहे हैं ना हम, तो ये क्या रहेगा आपका H3C और CH2, ये फ्री रेडिकल बन गया आपका। ठीक, जब ये फ्री रेडिकल बन गया तो ये जो आपका अल्फा कार्बन है इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, यानी यहाँ पर कितने हो गए आपके, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। उसी तरह से जब आप इसको तोड़ोगे तो यहाँ पर देखो आप क्या होगा, आपका ये वाला फ्री रेडिकल बनेगा, ये टूट के हट जाएगा। ठीक है, तो आपका ये वाला फ्री रेडिकल बन गया, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया बताइए। एक ये अल्फा कार्बन है, एक ये है और एक ये है, यानी 3 + 3 + 3 दैट मीन्स 9 अल्फा हाइड्रोजन। और हमको ये एक चीज़ ये पता है कि जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेगा उतनी ज़्यादा क्या रहती है आपकी उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, दैट मीन्स ये वाला आपका जो बी वाला स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगा, ज़्यादा स्टेबल रहेगा। अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, इसकी कम हो जाएगी। यानी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, आपकी ए वाली की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी इसकी। बात समझ में आई, क्लियर हुआ? आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक, चलिए एसिडिक स्ट्रेंथ में आ जाइए। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, लास्ट क्लास में भी बताया था जब हम कार्बन एंड कार्बोकेटाइन वगैरह पढ़ रहे थे। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होता है, हाइड्रोजन देने की क्षमता, जो जितनी आसानी से हाइड्रोजन दे और उसके बाद जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, वो आपका क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। हाइड्रोजन अगर निकल के जा रहा है तो वो जो बचा हुआ है आपका वो आपका स्टेबल हो, दैट मीन्स कि वो आपका क्या रहेगा, अच्छा एसिड रहेगा। ठीक है, एसिड्स आर सब्सटेंसेस विच डोनेट H+ आयन। ठीक है, ये आपका एसिड है। जब आप इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हो तो क्या होता है आपका ये H+ है ना, प्रोडक्ट वाला पार्ट लिखते हो आप पहले, और क्या लिखते हो आप, नीचे लिखते हो आप रिएक्टेंट वाला पार्ट लिखते हो। इसी तरह से कांस्टेंट निकालते हैं ना, है ना, आपको हम पढ़ाएंगे उसमें केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक, उसके बाद जब बात आती है तो एक चीज़ याद रखिएगा, जितना ये आपका क्या हुआ, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है, आपके H+ आयंस के। H+ आयंस जितने ज़्यादा रहेंगे उतना ज़्यादा आपका क्या रहेगा, ये एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, उतना ज़्यादा उसकी क्या रहेगी, वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो अगर आपको 2-3 एसिड का
एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है, उससे भी आप बता सकते हो जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी वो ज़्यादा एसिडिक होगा। लेकिन अब जब आप बात करते हो पी के एक ही वैल्यू की और किसकी, पी है ना, और पीएच वैल्यू की, तो ये आपका जो रहता है ये आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है आपका? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एसिड जितना ज़्यादा एसिडिक मीन्स पीएच उतना क्या रहेगा? कम रहेगा, और उतना ही कम उसका क्या रहेगा? pKa वैल्यू भी उसकी क्या रहेगी? कम रहेगी। तो ये आपका Ka से क्या रहता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो आपका निर्भर करता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, यानी जो आपका एनायन बन रहा है इस पर भी निर्भर करेगा। कैसे निर्भर करेगा? ये आपका स्थिर होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अभी हमने आपसे कहा ना कि अगर एसिड निकल जा रहा है तो जो बचा हुआ है, बचा हुआ क्या है आपका? एनायन बचा हुआ है। जो आपका बेस बचा हुआ है वो क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सके, वरना वो क्या करेगा? फिर H+ को अपने पास बुला लेगा, है ना। तो वो किस पे निर्भर करता है? आपका स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस पे निर्भर करेगा। और अगर आप देखते हो -I इफेक्ट और +I इफेक्ट या -M और +M इफेक्ट से तुलना करोगे अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो जितना ज़्यादा -M इफेक्ट रहेगा या जितना ज़्यादा -I इफेक्ट रहेगा, आपका एसिड क्या रहेगा? उतना ही ज़्यादा क्या रहेगा? स्ट्रॉन्ग रहेगा। -M -I इफेक्ट क्या करते हैं? एसिड दे मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं ये ग्रुप्स? बताइए। इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था, क्या होता है बताओ इधर रुपेश? हाँ, -I, हाँ ठीक, और +I यानी कि जो आपको इलेक्ट्रॉन दे रहा हो। बात समझ रहे हो? तो अगर आपके पास कुछ चीज़ है, ठीक है, मान के चलो H+ है, H+ आपने दे दिया, आपके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो आपको क्या रहना है? स्टेबल रहना है। ठीक है, तो उसके लिए आपको हेल्प कौन करेगा? -M और -I इफेक्ट क्या करेगा? स्टेबल रहेगा, क्योंकि वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को आपसे लेने की कोशिश करेगा। +M और जो +I इफेक्ट क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन देता है, राइट। तो आप और नेगेटिव होते जाओगे, आपकी स्टेबिलिटी क्या होगी? वहाँ पर घटने लगेगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए -I -M इफेक्ट को बहुत चीज़ों से रिलेट करके पूछा जाता है। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। ठीक, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए आए तो आपको अपने दिमाग में ये रखना है कि पहले H+ को निकाल दो, उसके बाद जो आपका क्या बच जा रहा है? कॉन्जुगेट बेस बन जा रहा है, उसकी स्टेबिलिटी पे आपने क्या करना है? ध्यान देना है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ से आपने क्या किया? H+ को रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन पे क्या आ गया? -I, माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी अगर आप देखते हो वाटर है, वाटर से अगर आपने H+ निकाल दिया तो OH- आ गया, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो ROH, ये अल्कोहल है, ठीक है। तो यहाँ से भी अगर आपने एक H+ निकाल दिया तो RO-। अब यहाँ पर इन तीनों की ही आपको क्या करना है? कंपैरिजन करना है। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया? रेजोनेंस आ गया। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल तो यही होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल यानी कि सबसे ज़्यादा एसिडिक। स्टेबिलिटी की बात कर रहे थे ना हम कि जब आप H+ निकाल देते हो तो जो आपका कॉन्जुगेट बेस बचता है वो स्टेबल होना चाहिए। अगर वो स्टेबल है तो आपका जो एसिड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो यहाँ पर रेजोनेंस भी है और आपका O के ऊपर क्या है? माइनस चार्ज है, तो ये क्या करेगा? आपका रेजोनेंस में होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आपका क्या है? यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इसमें भी O के ऊपर है और यहाँ भी O के ऊपर है। अब बात आती है कि यहाँ पर जो है आपका क्या है? एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। एल्किल ग्रुप कैसा इफेक्ट दिखाता है? +I इफेक्ट दिखाता है। ये इसको और इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? देगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या होगा? बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा तो वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसलिए आपका सेकंड नंबर पे ये आएगा और थर्ड नंबर पे स्टेबिलिटी इसकी आएगी। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आइए, कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हो तो बहुत इजी है, आपको क्या करना है? ग्रुप देखना है। साइनाइडो फ्लोरो या साइनो ग्रुप क्लोरो और ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट का ऑर्डर हमको पता है, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? -I इफेक्ट, है ना। तो जितना ज़्यादा -I इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर -I इफेक्ट सबसे ज़्यादा किसका है? आपका CN का ज़्यादा है, फिर किसका है? फिर फ्लोरीन का है, फिर क्लोरीन का, सबसे कम किसका है? ब्रोमीन का है। बाकी तो सब चीज़ें सेम है, बस आपका क्या है? ग्रुप अलग लगा हुआ है।
और सभी ग्रुप्स क्या है आपके माइनस आई इफेक्ट वाले हैं, लेकिन उसमें भी सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाता है आपका, CN ग्रुप दिखाता है, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका ये हो जाएगा। क्लियर है ना, थोड़ा लिखते भी जाओ ताकि याद हो जाएगा, कुछ चीज़ों को ना लिखा करो, अभी समझा रहे समझ में आ गया, घर जाओगे तो फिर भूल जाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, इसकी भी आपको क्या करनी है, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करनी है, कंपेयर करनी है। ठीक है, तो यहां से भी हमने क्या किया, H+ रिमूव कर दिया। ठीक है, यहां पर देखो नेगेटिव चार्ज कितना, ऑक्सीजन के ऊपर आ गया। यहाँ से अगर आप H+ निकालो, ये वाला निकालो चाहे ये वाला निकालो, ठीक है, तो माइनस चार्ज किस पे आ रहा है, यहाँ पर कार्बन पे आ रहा है, यहाँ ऑक्सीजन पे आया, यहाँ पर किस पे आ रहा है आपका नाइट्रोजन पे आ रहा है, और यहाँ पर किस पे आ रहा है, कार्बन पे आ रहा है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जितना माइनस ग्रुप माइनस रहता है वो उतना ज़्यादा क्या रहता है, स्टेबल रहता है ना। तो अगर आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो देखो ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, फिर आपका क्या है, इससे क्या हो रहा है, आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, घट रही है, राइट। तो मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सा है आपका, A, फिर B, फिर C और फिर D वाला। ठीक है, चलो आगे देखो, ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ को देखिए, ये एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए नेगेटिव चार्ज किस में आ रहा है आपका, ऑक्सीजन पे गया। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर सकता है आपका, इट कैन गो हियर एंड देन इट कैन गो देयर ऑल्सो, दोनों पे आपका क्या हो सकता है, ये आपका मूव कर सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो नेगेटिव चार्ज, अगर यहाँ पर जब आप मूवमेंट करते हो नेगेटिव चार्ज की, तो ये कहाँ जा रहा है, ऑक्सीजन के बाद किस पे जा रहा है, ये कार्बन पे जा रहा है, जिसके कारण क्या होगा, इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन के कंपैरिजन में। यहाँ दोनों जगह जो आपका नेगेटिव चार्ज है उसका मूवमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे ही जा रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन से किस पे जा रहा है, कार्बन के बीच में हो रहा है ना। तो आपका ज़्यादा स्टेबल कौन सा रहेगा, कार्बोक्सिलेट आयन जो है वो आपका ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू फिनॉक्साइड आयन। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड आपका ज़्यादा एसिडिक होता है ना, एज कम्पेयर टू फिनॉल। ये क्वेश्चन पूछता है कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक है कि फिनॉल ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, कि दोनों बराबर एसिडिक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, उसके बाद आइए कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर देखो क्या होगा आपका, ये सल्फोनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक, कार्बोनिक और फिर फिनॉल, है ना। वही करना है, सब लोग H+ आयन निकालिए, H+ आयन निकाल दोगे, नेगेटिव चार्ज किस पे गया, ऑक्सीजन पे गया। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, 3 आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे भी जा सकता है और फिर एक इस पे भी जा सकता है, रेजोनेट करके जा सकता है। एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ सकता है, एक यहाँ रहेगा, फिर एक कंडीशन में क्या रहेगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ रहेगा, एक यहाँ पर रहेगा। बात समझ रहे हो, तो टोटल यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। ठीक, यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर केवल 2 आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। डबल बॉन्ड यहाँ है तो हो सकता है ये डबल बॉन्ड फिर यहाँ चला जाए और ये नेगेटिव चार्ज जो है ये यहाँ चला जाएगा। ठीक, उसके बाद इसमें देखो ये बाइकार्बोनेट जो आयन है इसमें आपके कितना है, नेगेटिव ऑन 2 ऑक्सीजन। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आपका +M इफेक्ट वाला ग्रुप है। ठीक है, +M इफेक्ट दिखाता है ये ग्रुप। और जो फिनॉक्साइड आयन है इसमें आपका नेगेटिव चार्ज किस पे, केवल ऑक्सीजन पे है। तो अगर आप ये कंपेयर करोगे तो आपको क्या देखने को मिलता है, हमको पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हमको क्या देना है, प्राथमिकता देनी है ना। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या करना है, 3 इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, तो सबसे ज़्यादा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इसका होगा। इसके बाद यहाँ पर 2 हैं तो फिर इसका होगा इससे कम, है ना। और यहाँ पर क्या है, आपका 2 ऑक्सीजन है और +M इफेक्ट है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा और फिर ये फिनॉक्साइड आयन पे केवल एक ही है, तो ये बस क्या करेगा, आपका ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबसे कम क्या होगा, इसका होगा। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल एंड सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, ये हाँ ठीक, चलो इसमें देखो क्या होगा एसिडिक ऑर्डर। चलो देखो क्या होगा, आपको यहाँ पर ये देखना है, देखो यहाँ पर क्या है आपका, ये पूरा आपका क्या है, फिनॉल वाला ग्रुप है। इसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है हमको इस पे ध्यान देना है। यहाँ पर जो NO2 है ये कैसा इफेक्ट दिखाता है, -M इफेक्ट है, ये -I इफेक्ट वाला है, ये
प्लस आई भी कह सकते हो, प्लस एच इफेक्ट, ठीक है। ये आपका क्या है, प्लस एम इफेक्ट है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, माइनस एम और माइनस आई के, है ना। तो यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्या रहेगा, ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा एज कंपेयर टू योर मेसोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ पर आपका जो मेसोमेरिक इज मोर डोमिनेटिंग देन इंडक्टिव, तो आपका क्या रहेगा, माइनस एम वाला जो है वो आपका क्या रहेगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। उसके बाद ये, अब फिर बात आती है इनकी, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये प्लस एम इफेक्ट ये भी दिखता है, ये भी दे रहा है प्लस एच इफेक्ट, ठीक है। लेकिन जब आप कंपेयर करोगे तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इसके कंपैरिजन में क्या है, कम है। क्योंकि जब आप ऑर्डर देखते हो ना, जैसे आपने उसका देखा माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखा है ना, माइनस एम इफेक्ट का ऑर्डर, तो जब आप उस ऑर्डर को देखोगे तो ये इसके कंपैरिजन में क्या है, थोड़ा कम, ठीक है ना। तो इस ऑर्डर को, इस सीरीज को थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा। जैसे माइनस आई इफेक्ट में आपका फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो सब आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा दिखाएगा, आपका फ्लोरो दिखाएगा। तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, एक्चुअली ये भी प्लस एम इफेक्ट शो करता है ना, लेकिन आप जब कंपेयर करोगे तो इसका देखने को आपको मिलेगा डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो हम लोग ने लास्ट क्लास में एक पढ़ा था, आपका वॉल्टिलिटी को लेकर पढ़ा था, बॉइलिंग पॉइंट को लेकर पढ़ा था, जब हमने इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात की थी, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में बात किए थे हम लोग, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, है ना। और इंटरमॉलिक्यूलर किस में आएगा आपका, पैरानाइट्रोफिनॉल में। पहले इस स्ट्रक्चर को देखो, पहले इस स्ट्रक्चर को देखो, उसके बाद इसको देखेंगे। देखो, जब आप बात करते हो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की, ये ठीक है, ये जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थो पोजीशन पे आपका क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। लेकिन ये कैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है आपकी, इंट्रामॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, इसका ये प्रभाव पड़ेगा, लेस एसोसिएशन, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इसका घट जाएगा, और ये बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा। हमने बताया था ना, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टिलिटी, बताए थे ना। मतलब बॉइलिंग पॉइंट अगर घट गया तो यानी बहुत जल्दी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो वाष्पीकृत हो जाएगा। अब जब वो वाष्पीकृत हो गया यानी कि उसकी वोल्टिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई, वो प्रेशर अप्लाई करेगा, है ना, ठीक है, और लेस सॉल्युबल इन वाटर, ठीक। ये हो गया आपका किसका, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, है ना। जब आप बात करते हो पैरानाइट्रोफिनॉल की, तो पैरानाइट्रोफिनॉल में क्या होगा, ये एक है मॉलिक्यूल और एक ये मॉलिक्यूल है, तो इनके बीच में क्या होनी है आपकी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक का नाइट्रो ग्रुप और दूसरे वाले का OH ग्रुप, इसके बीच में क्या होगी आपकी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एसोसिएशन बहुत ज़्यादा हो, एसोसिएशन यानी कि पास पास में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे ना। भाई ये तो अपने आपस में बॉन्डिंग कर ले रहे थे, तो इनको किसी मॉलिक्यूल की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, बात समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका, इस तरह से और बहुत सारा एसोसिएशन होता जाएगा, एक आया है, दो आया है, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा, बात समझ रहे हो। तो एसोसिएशन क्या होगा, यहाँ पर बढ़ता जाएगा। अब बहुत ज़्यादा कोई चीज़ एसोसिएटेड होती जाएगी तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ जाएगा ना बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने के कारण वोल्टिलिटी क्या होगी आपकी, घट जाएगी, और ये ज़्यादा क्या होगा आपका, वाटर में सॉल्युबल होगा। अगर हम कंपेयर करते हैं इसकी एसिडिक ऑर्डर की, ठीक है, तो अब कैसे करोगे, ये आपका ऑर्थो है, ये आपका मेटा है और ये आपका पैरा है, और ये आपका सिंपल सा फिनॉल है जिसमें कोई भी ग्रुप अटैच नहीं है। अगर आपसे एसिडिक स्ट्रेंथ पूछता है, ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल और आपका केवल फिनॉल दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए एसिडिक ऑर्डर होना क्या चाहिए, पहले ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये और फिर ये, लेकिन एक्चुअल में एसिडिक ऑर्डर आपको देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा किसका, पैरानाइट्रोफिनॉल का। इसका रीज़न मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ऑर्डर आपको जो अगर आप देखोगे तो किसका होगा, आपका थर्ड वाले का होगा, उसके बाद आपका किसका होगा, ऑर्थो वाले का होगा, उसके बाद किसका होगा, ये आपका पैरा है, मतलब पैरा वाले का होगा, फिर उसके बाद किसका होगा, ऑर्थो वाले का, उससे कम किसका होगा आपका, मेटा वाले का होगा, और सबसे कम जो है जिसमें कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, फोर्थ वाले का, मतलब कि आपका फिनॉल ग्रुप का, ठीक है। अब बात आती है कि ये ग्रुप कैसा है, आपका -M भी दिखाता है और ये आपका क्या दिखा रहा है, -I भी दिखा रहा है, इस ग्रुप की बात कर रहे हैं।
ठीक है, माइनस एम भी है और माइनस आई भी है। आप बात करोगे मेटा की, तो मेटा में क्या होता है ना, किसी भी तरह का मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं रहेगा, एम ग्रुप में कुछ नहीं देखने को मिलेगा, ओनली आई माइनस नेगेटिव, ठीक है, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें भी आपका क्या है, माइनस एम और लेस आई। तो हम क्या बोलते हैं कि जो माइनस एम वाला है ना, हम उसको क्या करते हैं, उसको प्राथमिकता देनी चाहिए थी हमको, ठीक है। और यहाँ पर भी माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा है, इसका कम है, तो हमको ऑर्डर में क्या रखना चाहिए था, इसको रखना चाहिए था, पहला इसको रखना चाहिए था, राइट भाई। इसका माइनस एम भी है, इसका माइनस आई भी ज़्यादा है इसका, है ना, तो ये ज़्यादा होना चाहिए था ऑर्डर में। अगर हम ऑर्डर वाइज देखें, जैसे हम पढ़ते आ रहे, माइनस एम इफेक्ट भी ज़्यादा है, माइनस आई इफेक्ट भी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, है ना। लेकिन रियलिटी में जब हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली, तो ऑर्थो वाले का ज़्यादा होता है। उसका रीज़न मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एसोसिएशन हो जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें क्या देखने को मिलता है आपको, एसिडिक कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो पैरा का ज़्यादा होगा, फिर ऑर्थो का होगा, फिर उससे कम मेटा का होगा, और सबसे कम किस में होगा, जिसमें कोई भी ग्रुप आपका नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, ठीक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो, ये और इजी है, कैसे होगा, 3 नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं तीनों तरफ से, है ना, माइनस एम इफेक्ट दिखाते हैं ये आपका। यहाँ पर 2 ग्रुप जुड़ा है, यहाँ 1 ग्रुप जुड़ा है, तो जिसमें ज़्यादा ग्रुप रहेंगे, ठीक है, मैक्सिमम आई इफेक्ट मैक्सिमम एम इफेक्ट है, तो एसिडिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, माइनस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो सबसे ज़्यादा इसमें है, तीनों ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा इसका होगा। फिर इसमें केवल 2 ग्रुप जुड़े हैं, इसका कम होगा, इसके कंपैरिजन में सबसे कम किसका होगा आपका, इसका होगा। बात समझ में आ रही है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखो, ये वाला देखो, है ना, यहाँ पर भी देखिएगा वही वैसे ही एग्जाम्पल यहाँ पर भी है। CN ग्रुप जुड़ा है, Cl ग्रुप जुड़ा है, यहाँ कोई ग्रुप नहीं जुड़ा है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है, और यहाँ पर क्या है आपका OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो साइनाइड का सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, माइनस आई भी रहता है, माइनस एम इफेक्ट भी। तो आपको इफेक्ट के आधार पर इसको क्या करना है, चूज़ करना है। तो सबसे ज़्यादा आपका क्या रहेगा, साइनाइड जो है सबसे ज़्यादा एसिडिक वो होगा, फिर क्लोरो वाला होगा, फिर ये तो आपका क्या होगा, फिर यहाँ पर ये जो दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं वो कैसे हैं, प्लस एम वाले हैं, है ना, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, देंगे। तुम लोग को समझ में आ रहा है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इससे खींच रहा है। जब यहाँ से ये H+ निकल जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा, COO- रह जाएगा। और साइनाइड क्या करेगा, इसको खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। क्लोरो भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यहाँ पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये इसी में क्या करेंगे, रेजोनेट करेंगे भले, ठीक है। तो ये तीसरे नंबर पे आएगा। यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, जब COO- है, तो ये जो ग्रुप है आपका CH3 ग्रुप हो चाहे आपका OH ग्रुप हो, ये इलेक्ट्रॉन को देते हैं और ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। बात समझ रहे हो। तो अगर आप एसिडिटी की बात करते हो, तो हमको इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्या करना है, घटाना है ना। तो घटा कौन रहा है आपका, ये घटा रहा है और ये घटा रहा है। अगर इसकी भी तुलना करते हो, सबसे ज़्यादा कौन घटा रहा है, तो CN ग्रुप घटा रहा है। तो सबसे ज़्यादा आप ऑर्डर में किसको रखोगे, फर्स्ट वाले को रखोगे, उसके बाद फिर आप क्या रखोगे, क्लोरो वाले को रखोगे। यहाँ पर कोई भी इफेक्ट नहीं है इसके, फिर आप इससे अगर कंपेयर करते हो तो यहाँ पर एटलीस्ट कोई ग्रुप नहीं है भले, बट एटलीस्ट इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ तो नहीं रही है। ये क्या कर रही है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं, है ना। इसलिए 3rd नंबर पे आपका ये वाला आएगा जिसमें कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है। उसके बाद आपके ये 2 ग्रुप्स आएंगे। क्लियर है ना। सब जगह माइनस एम माइनस आई इफेक्ट ही दिया हुआ है। ऑर्डर को याद कर लीजिएगा, ऑर्डर याद कर लोगे तो ये चीज़ें आपसे बहुत आसानी से बन जाएंगी, है ना। ठीक है, देखो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर भी दिया हुआ है, किस तरह से ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, कम एसिडिक कौन सा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रेंथ में आ जाओ। ये क्लियर है ना, एसिडिटी तो क्लियर हो गई। एसिडिटी में याद रखिएगा केवल H+ देने के बाद जो आपका कॉन्जुगेट बेस बनता है वो कैसा होना चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबिलिटी तो है, स्टेबिलिटी किस पे निर्भर करेगी आपकी, माइनस आई इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट पे, यानी जो नेगेटिविटी उस पर आई है वो घटे। हमारे पास अगर ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को स्टेबल करेगा। भाई सिंपल सी बात है कि आपके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है, मतलब मैंने जो एग्जांपल दिया था आपके ऊपर नेगेटिव है, खूब सारी किताबें रखी हुई हैं। अगर कोई ऐसा इंसान आ रहा है और किताब आपके ऊपर रख दे रहा है
तो आपको बोझ बढ़ जाएगा ना, आप अनस्टेबल हो जाओगे और फिर आप क्या करोगे, गिर जाओगे। तो एक ऐसा ग्रुप जो आपसे क्या करे, उस बुक्स को ले ले, यार आपके जो नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है, वो आपसे ले ले, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाए, तो आपकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उसी चीज़ को यहाँ याद रखना। अब बेसिक स्ट्रेंथ में क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्यों, क्या अपोजिट हो जाएगा, बेसिक स्पीशीज जो होती है वो क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन देती हैं। अभी आपको इलेक्ट्रॉन को क्या करना था, इलेक्ट्रॉन देना नहीं था, आपको H+ देना था, है ना। अब आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन देना है। तो अगर तुम किसी को किताब दोगे, तुम्हारे पास किताब की कमी हो जाएगी ना, तो तुम्हारे पास कैसा ग्रुप होना चाहिए जो तुमको किताब देता रहे। बात समझ में आ रही है। अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके पास बुक्स हैं, उस बुक्स को कोई और ले ले, ठीक है, तो आपके पास बुक की कमी हो जाएगी। तो आपके पास एक ऐसा फ्रेंड होना चाहिए जो आपको किताब देता रहे, है ना, जो आपको इलेक्ट्रॉन क्या करते रहे, इलेक्ट्रॉन देता रहे। ऐसा वाला ग्रुप जुड़ा होना चाहिए आपके बेस में, ठीक है, तभी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे दे, ठीक है। तो इस पे आ जाओ, स्पीशीज, बेस स्पीशीज विच कैन शेयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस पे भी आपका क्या है, वही चीज़ होगा, आपका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट पे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बेसिसिटी, बेसिक स्ट्रेंथ जो होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, आपका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा, आपका P के B के। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा आपका कॉन्जुगेट एसिड। जब आपका इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है तो उसके पास क्या रह जाएगा, आपका एसिड रह जाएगा। तो वो एसिड कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, है ना, ठीक। उसके बाद बेसिक स्ट्रेंथ की और किससे से कर सकते हो आप, H+ एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसके पास H+ लेने की टेंडेंसी है, ठीक है, तो वो कैसा रहेगा, आपका बेसिक नेचर ज़्यादा रहेगा उसका, क्योंकि एसिड क्या होता है, H+ देता है, तो एसिड क्या होगा, जो H+ ले लेगा, ठीक है। लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी, लोन पेयर माने क्या, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी हो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पर अगर आप बात करते हो -M और -I प्लस M और +I इफेक्ट की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जस्ट एसिडिटी से उल्टा हो जाएगा। बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, किस पे बढ़ जाएगा, +M और +I इफेक्ट। जो ऐसे ग्रुप जो आपका +M और +I इफेक्ट क्या करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है, ये ठीक। +M ग्रुप जहाँ रहेगा, +I ग्रुप जहाँ रहेगा, वो क्या करेगा, आपका बेसिक स्ट्रेंथ को बताइए क्या करेगा, इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा, उसको वो इंक्रीज कर देगा। उसी के आधार पर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। चल, जैसे ये है, इसका स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है कि बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, ठीक है। देखो यहाँ पर भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, सब जगह नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, आपका लोन पेयर, सभी जगह नाइट्रोजन ही है, ठीक है। अब ये देखो, ये आपका क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन, यानी कि ये रिंग में जाकर इसका क्या हो जाएगा, डीलोकलाइजेशन। जब ये डीलोकलाइज हो जा रहा है तो ये देगा कैसे, बात समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए उसका इलेक्ट्रॉन उसके पास मौजूद होना चाहिए ताकि वो दे सके, लेकिन इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास ठहर ही नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है, आपका डीलोकलाइज हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है, ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये लोकलाइज्ड है। लोकलाइज्ड यानी कि ये कहीं भी डबल बॉन्ड तो यहाँ है ही नहीं, तो ये नाइट्रोजन के पास इसका इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, इट विल बी प्रेजेंट, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है ये उपस्थित नहीं है, ये दिख रहा है ना हमको, लेकिन ये क्या करेगा, आपका डीलोकलाइज हो जाएगा, ये आपका लोकलाइज्ड है। फिर ये देखो, ये भी आपका डीलोकलाइज हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली इससे जुड़ा हुआ है, डीलोकलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो आपका क्या दिखाता है, आपका +I इफेक्ट या +M इफेक्ट कह सकते हो, दिखाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, देगा। बात समझ रहे हो, है ना। तो अब जो डीलोकलाइज है, जिसका इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उसके पास मौजूद है, तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, इसकी होनी चाहिए, है ना। भाई मेरे पास जब किताब होगी तभी ना मैं आपको दूंगी। अगर मेरा टर्न किसी के साथ बना है कि अभी मैं रखूंगी, 2 दिन के बाद तुम रखना, तीसरे दिन तुम रखना, है ना,
तो वो मेरे पास है ही नहीं देने के लिए, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन शुड बी लोकलाइज्ड। तो पहला याद रखिएगा, बेसिक स्ट्रेंथ के लिए इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, लोकलाइज होना चाहिए। उसके बाद अगर डीलोकलाइजेशन हो रहा है, यहाँ भी डीलोकलाइजेशन है, यहाँ भी है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है आपका मिथाइल ग्रुप, दैट मीन्स इसके कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे सकता है, ये उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हुआ आपका, सेकंड वाला, उसके बाद थर्ड, और सबसे कम आपका क्या हुआ, फर्स्ट वाला। समझ में आया है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी जो नाइट्रोजन पे है वो क्या आपका डीलोकलाइज्ड है, ये आपका जो नाइट्रोजन पे ये लोकलाइज्ड है आपका, ठीक, और ये भी आपका क्या है, लोकलाइज्ड है। लेकिन बात क्या आती है कि इन दोनों की अगर आप कंपेयर करते हो, ठीक है, लोकलाइज्ड है ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पर किस पे होगा आपका, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, डबल बॉन्ड्स है ना, ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, सिंगल सिंगल बॉन्ड्स है। तो अगर आप कंपेयर करते हो तो ये तो भाई आपका क्या है, डीलोकलाइज्ड है ना। और फिर अगर आप इसकी कंपेयर करते हो बेसिक स्ट्रेंथ की, तो ये भी आपका क्या है, लोकलाइज्ड है, दैट मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या करेगा, दे सकेगा। बात समझ में आ रही है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसकी होगी आपकी, थर्ड वाले की होगी। बात समझ में आ रही है। उसके बाद किसकी होगी आपकी, इसकी होगी, और सबसे कम किसकी होगी, इसकी होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, लोन पेयर, ये वाला, जैसे ये आपका एक एग्जाम्पल है और एक ये एग्जाम्पल है। यहाँ पर जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व किस में हो रहा है, एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो जा रहा है। ये अवेलेबल नहीं है। एरोमेटिसिटी पढ़ाया था ना, हकल्स रूल पढ़ाया था, 4n+2 पाई रूल पढ़ाया था। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 and 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया ये। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है किस में आ गए, एरोमेटिसिटी में आ गए, ये अवेलेबल है ही नहीं देने के लिए। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, लेस बेसिक हो जाएंगे। ये एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए ये उपस्थित है अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए। बात समझ में आई। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, यहाँ पर भी देखो NH2 है, लेकिन जब आप रेजोनेंस करोगे तो नेगेटिव चार्ज किस में आएगा आपका, यहाँ पर कार्बन पे आएगा, और जब यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो नेगेटिव चार्ज किस पे आएगा आपका, ऑक्सीजन पे आएगा। तो क्या होना चाहिए, इन B lone pair is involved in a quality resonance so doesn't accept proton rapidly than A, so basic strength क्या हो जाएगी आपकी, ज़्यादा A की हो जाएगी। एसिडिटी में अपोजिट होता है। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े, एक ब्रेक दे दूं थोड़ा सा, क्वेश्चंस कराऊं क्या, केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में चलें क्या, डायरेक्ट रुक जाओ। अच्छा, यहाँ भी देखो वही है, -m इफेक्ट है, -I है, फिर H इफेक्ट है, M इफेक्ट है। तो मैं M इफेक्ट है मतलब वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, तो वो ज़्यादा बेसिक हो गया। उसी हिसाब से इसको क्या करना, आप अरेंज कर लेना। चलो हम आपको बताते हैं ये वाला, इस पे आ जाओ। चलो ठीक है, आखिरी में क्वेश्चंस करेंगे। फिजिबिलिटी ऑफ एसिड बेस रिएक्शन, फिजिबिलिटी यानी कि कौन से रिएक्शंस आपके हो सकते हैं और कौन से रिएक्शंस नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो फिजिबिलिटी में याद रखना, जब आपका इट गोज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड, यहाँ पर देखो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, ये देखो ये आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक, ये आपका क्या है, वीक एसिड है। अगर आप कंपेयर करोगे तो दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड इट इज़ वीक एसिड, दैट मीन्स कि ये रिएक्शन क्या है आपकी, फिजिबल है, ये रिएक्शन होगी। ठीक है, लेकिन अब जब यहाँ देखोगे कि ये एक वीक एसिड है और जब आप रिएक्शन ऐसा कुछ करा रहे हो और यहाँ पर आपका क्या बन जा रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर आप कंपेयर कर रहे हो इन दोनों का तो ठीक है, दैट मीन्स कि ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है। मतलब वैसी रिएक्शंस फिजिबिलिटी होगी जब स्ट्रॉन्ग एसिड से वो किस में जा रहा है, आपका वीक एसिड की तरफ जा रहा है। रिएक्टेंट आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, प्रोडक्ट आपका क्या रहे, वीक एसिड रहे, तब वो रिएक्शन आपकी होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ रिएक्शन सोच रहे हो जिसमें रिएक्टेंट आपका वीक एसिड है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड बना देगा, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ रही है ना। ठीक, आते जाओ नीचे देखते जाओ, ये भी छोड़ो, चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में आ जाओ। एग्जाम्पल्स बहुत सारे अभी आगे करा देंगे हम। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में आ जाओ। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, ये आपका एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। टेम्परेरी इफेक्ट कैसे होता है, अरे एग्ज़ाम है फटाफट पढ़ना है, टेम्परेरी इफेक्ट हो गया। एग्ज़ाम आया, आपने पढ़ना
शुरू कर दिया, उसके बाद तो नहीं पढ़ रहे थे, है ना। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, जब भी कोई रिएजेंट आता है, अटैकिंग रिएजेंट, वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। तो अब बात आती है कि जब डबल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो वो बॉन्ड क्या होगा आपका, टूटेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रोफाइल या फिर एक रिएजेंट आपका आ रहा है जिससे उसको क्या करनी है, बॉन्डिंग करनी है, ठीक है। तो उस डबल बॉन्ड को तोड़ना है। जब वो डबल बॉन्ड टूटेगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट। तो अगर जिस कार्बन के पास आकर जो आपका रिएजेंट है वो जुड़ रहा है, अगर उसी के पास अगर इलेक्ट्रॉन चला गया उसी कार्बन के पास, एक वो कंडीशन हो सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन उस कार्बन के पास चला गया जिसके पास वो रिएजेंट आकर नहीं जुड़ा है। दो कंडीशन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में। ये आपका क्या होता है, ये आपका टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो पहला जो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये बता देते हैं। ये जो कार्बन का डबल बॉन्ड है ये टूटा और इलेक्ट्रॉन जो है आपका किस कार्बन के पास गया, उस कार्बन के पास गया जिसके पास आपका रिएजेंट जाकर जुड़ने वाला था। बात समझ में आई। ये हाइड्रोजन H+ आयन जो है किसके पास जुड़ा है, इस वाले कार्बन के पास जाके जुड़ रहा है और उसी के पास क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन भी चला गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है, बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा और इलेक्ट्रॉन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास रिएजेंट आकर जुड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका एक रहेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, -E इफेक्ट। उसमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास जाकर आपका अटैकिंग रिएजेंट नहीं जुड़ रहा है। बात समझ में आई, है ना। अगर आप इसको C1 ले लो और इसको C2 ले लो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसके पास गया, C1 के पास गया, लेकिन आपका अटैकिंग रिएजेंट किसके पास जाके जुड़ रहा है, C2 के पास जाकर जुड़ रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, -E इफेक्ट। क्लियर है ना। ठीक, आगे देखो, एक चीज याद रखना, जब इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऑपरेट करते हुए दिखें आपको, उस समय आपको इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को लेकर चलना है। उस समय इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या हो जाएगा, वो आपका डोमिनेटिंग रहेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, टॉटोमेरिज्म क्या होता है। टॉटोमेरिज्म में आपका कीटो और इनॉल फॉर्म आपको देखने को मिलता है। इसमें जो आपका हाइड्रोजन होता है, ठीक है, उसकी क्या होती है, मूवमेंट होनी शुरू हो जाती है। देखो इसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग देखने को मिलेगा। देखो क्या होगा, इसको हम डीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, यानी कि बॉन्ड की टर्निंग। ठीक, यहाँ पर देखो क्या होगा आपका, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन जो है आपका, दिस इज योर अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप है CHO, ये आपका क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। CO आपका यहाँ पर क्या है, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज योर अल्फा हाइड्रोजन। अब इसमें क्या होगा आपका, ये जो ग्रुप है ना हाइड्रोजन आपका, जो जाकर यहाँ पर क्या करेगा, इसके पास चला जाएगा, यहाँ ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कीटो भी देखने को मिलेगा। ये कैसा ग्रुप है आपका, कीटो ग्रुप है। और आपको इनॉल भी देखने को मिलेगा, OH भी देखने को मिलेगा। तो ये आपका क्या है ना, आपस में क्या होते हैं, शिफ्ट करते रहते, चेंज करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ पर, देखो और क्या होगा जब ये आपका शिफ्ट करेगा, मान लो जैसे ये वाला हाइड्रोजन इसके पास गया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन गया आपका, OH आ गई। ये कैसा फॉर्म था, कीटो फॉर्म था। ये अल्कोहल वाला फॉर्म था, OL फॉर्म था, है ना, ठीक है। और जब ये चीज होगी तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा। यही होता है बस टॉटोमेरिज्म। ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर देखने को मिलेगा आपको, कभी वो कीटो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कभी इनॉल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ रही है, मतलब आपका जो बैग है कभी आप यहाँ रखे हो, कभी अपने सामने रखे हो, उसी मॉलिक्यूल में, ठीक है। जो आपका अल्फा हाइड्रोजन होता है उसका मूवमेंट होता है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास चला जाएगा आपके, और इसके कारण कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और कार्बन कार्बन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। इसलिए अब इसको हम क्या बोलते हैं, इनॉल भी बोलते हैं। कीटो का इन और ऑल यानी आपका एल्कोहल का ऑल, ठीक है, इनॉल। ठीक, समझ में आया। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में देखने को मिलता है। इसमें क्या हो गया, आपका हाइड्रोजन एटम की शिफ्टिंग होती है और पाई बॉन्ड का जो पोजीशन है वो क्या हो गया, देखो यहाँ पर चेंज हो गया ना, पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया, ठीक। कंडीशंस किस कंडीशन में होगा, देखो एक ही कंडीशन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। बिना अल्फा हाइड्रोजन के
ये आपका नहीं शो करेगा। भले एक अल्फा हाइड्रोजन हो लेकिन इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। भाई अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा ही नहीं तो ये फिर ये हाइड्रोजन ये कहाँ से आएगा, फिर कहाँ से आएगा अगर अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं तो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन होता है, जो आपके अल्फा कार्बन से जुड़ा होता है। अल्फा कार्बन मीन्स फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद वाला कार्बन, और फंक्शनल ग्रुप में यहाँ चेंज आ रहा है ना, बात समझ रहे हो? यहाँ पर चेंज किस में आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर आपका कीटो ग्रुप था, अब यहाँ पर आपका ओल ग्रुप हो गया। तो यानी कि आप अपने पड़ोसी से ही ना लोगे यार, बात समझ रहे हो? पड़ोसी यानी क्या, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ अल्फा हाइड्रोजन, बात समझ रहे हो? तो यानी यहाँ पर अल्फा कार्बन की उपस्थिति, अल्फा हाइड्रोजन की उपस्थिति सॉरी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, देखते जाओ इसको। देखिए यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। फिर यहाँ पर क्या है, ये भी एक अल्फा है, ये भी अल्फा है ना। यहाँ भी आपको अल्फा हाइड्रोजन देखने को मिल जाएगा, ये है एक अल्फा हाइड्रोजन है, केवल एक है ना। ये तो बीटा हो गया ना, अल्फा बीटा, बात समझे? ठीक है, इसको नहीं गिनना ना, अल्फा के बाद क्या आता है, बीटा, है ना। ठीक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है क्या अल्फा हाइड्रोजन, नहीं, ये तो खुद एक ग्रुप है ना, उसके बाद वाले कार्बन में होना चाहिए। यहाँ तो कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, यानी कि यहाँ पर टॉटोमेरिज्म आपका नहीं दिखाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी देखो आपका क्या है, टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। यहाँ पर कहाँ है, इस कार्बन के पास है क्या, नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, या तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा या तो यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, है ना। दैट मीन्स इस कार्बन के पास भी आपका कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। ठीक, इसी तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि आपका एसिटोफिनॉल में होगा टॉटोमेरिज्म, बेंजोफिनॉल में नहीं होगा। अगर बेंजीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, बीच में आपका कीटो ग्रुप लगा हुआ है, बेंजोफिनॉल में टॉटोमेरिज्म नहीं होता है क्योंकि उसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। बेंजीन में क्या होता है, सभी आपके जो कार्बन होते हैं वो कैसे होंगे, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, है ना, वो रोटेट होता रहता है, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं वहाँ पर। ठीक, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद आ जाओ इनॉल कंटेंट। इनॉल कंटेंट में आपका ये जो है, जो कीटो फॉर्म है वो लगभग 99% उपस्थित होगा। ये आपका क्या दिखा रहा है, इक्विलिब्रियम शो कर रहा है। ये क्या दिखा रहा है आपका, इक्विलिब्रियम। ठीक है, और आपका जो ओल फॉर्म है वो लगभग कितना, 1% रहता है। चलो तो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, है ना। ये वाला क्वेश्चन करो, यहाँ पर वो हो गया है, ये वाला क्वेश्चन करो। चलो ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, कौन सा इसमें से इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है नेचर में, बताइए। एक 4th ऑप्शन तो छोड़ दो, दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, देखो कौन सा होगा, आंसर नंबर 2, क्योंकि इसमें क्या होगा, आपका पूरा का पूरा ऑक्टेट क्या है, आपका कंप्लीट है। इलेक्ट्रोफिलिक यानी क्या, जो इलेक्ट्रॉन को ले सके। इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए ऑक्टेट खाली होना चाहिए ना, है ना। तो हाइड्रोनियम आयन का ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। नेक्स्ट है आपका CH3 CH2 Cl अंडरगोज होमोलिटिक फिजन। अगर इसको होमोलिटिक फिजन कराते हो तो क्या बनेगा, बनाओ तो जी जरा सा इसका, इसका बनाइए, देखिए CH3 CH2 Cl, ये अगर टूटेगा तो क्या बनेगा आपका, CH3 CH2 फ्री रेडिकल और एक आपका क्लोरीन का फ्री रेडिकल, है ना। फ्री रेडिकल ना, होमोलिटिक फिजन बोला गया है ना। तो फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ पर है, फ्री रेडिकल केवल यही है आपका। बाकी में देखिए पॉजिटिव नेगेटिव आ गया, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो एक फ्री रेडिकल है और एक नेगेटिव है, एनायन है, ये भी नहीं होगा। यहाँ तो पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया, ये भी नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट हैज अ कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट किसका होता है, कार्ब एनायन का। ठीक है, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं। इसमें से कौन सा एमिनेंट न्यूक्लियोफाइल है, लगभग सभी हैं, है ना। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है इसमें, बताओ कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है, बताओ, फ्री रेडिकल में। ठीक है, इसमें से कौन से जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें से किसके पास 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कार्ब कैटायन एनायन क्या,
देखो क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग, ठीक। 4 है ना, ठीक। ये है आपके आंसर्स, ठीक। समझ में आया? नहीं आया समझ में? नहीं आया तो बोलो ना यार, फिर से बताएंगे एक बार, क्योंकि मैं यहीं तक बताऊंगी, अब आगे का नहीं बढ़ाऊंगी। क्वेश्चन समझ में आए थे? ऑक्टेट कब कंप्लीट है, कब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके पास रहेगा, पैरामैग्नेटिक कब शो करेगा। पैरामैग्नेटिज्म का मतलब क्या होता है आपका? फ्री रेडिकल, मतलब कि आपका क्या होगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या था आपका, किसके पास 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 पेयर यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन किसके पास होता है, कार्ब एनायन के पास होता है, ठीक है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल लगभग सभी हैं, ये देखिए, है ना। उसके बाद क्या था क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन क्या था, कौन सा इसमें से न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये बताइए। जो कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जो न्यूक्लियस लविंग हो, यानी कि जो आपका नेगेटिव हो, है ना, ठीक है। तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज है, बेंजीन भी रहता है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, ठीक है। SO3 आपका जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। चलो इसको जल्दी से देखो क्या होगा इसका, फटाफट करो इसको भी। मोस्ट स्टेबल कार्ब कैटायन कौन सा होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल? कार्ब कैटायन की बात हो रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, कार्ब एनायन कौन सा स्टेबल होगा। क्वेश्चंस को लिख लो, इन क्वेश्चंस को मैंने हालांकि मैं भेज चुकी हूँ, लेकिन खुद से भी किया करो। नेक्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट में किस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। प्लस आई इफेक्ट कौन दिखाएगा? अच्छा ये वाला बताओ, 4th वाला आंसर तो बताओ कम से कम, ये तो सभी को आना चाहिए। क्या है? हाँ CH3। मैक्सिमम माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाएगा? CN दिखाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कई बार कर चुके हो। देखो सबके आंसर्स देखो क्या होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन डिपेंड करता है किसमें, -M -H और -I ग्रुप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फर्स्ट वाले का क्या था इधर, ये वाला होगा, ठीक है, पहला होगा इसका आंसर, पहला वाला, ठीक है। उसके बाद 3rd वाला क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट में किस चीज़ की इन्वॉल्वमेंट होती है आपकी, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, जो प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, है ना, दैट मीन्स मिथाइल ग्रुप, ठीक। और इफेक्टिव इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर सबसे ज़्यादा कौन सा रहेगा आपका, CN ग्रुप रहेगा, फिर क्लोरो, फिर OCH3 एंड देन C6H5, ठीक है। कल आगे का चैप्टर शुरू करेंगे, ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो भेजा हुआ है, उसको करिएगा, ठीक। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और भी इसके जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस वाले वो मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगी, ठीक है। प्रैक्टिस करिए उसको, ठीक। चलिए, थैंक यू।